आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लास, चैप्टर नंबर 9, नेचर ऑफ लाइट. The topic we will discuss today is diffraction grating and determination of wavelength by using diffraction grating. डायफ्रैक्शन के सिलसिले की ये वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले बेहतर ये है कि आप जो लास्ट वीडियो है इस सिलसिले की डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वो देख लें। अगर वो वीडियो देखी है तो इस वीडियो को देखिएगा, अगर वो वीडियो मिस हो गई है तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो ज़रा मामला आपके लिए बेहतर होंगे, अदरवाइज आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। The topic we'll discuss today is diffraction grating. Diffraction grating क्या होती है? In continuity with the last वीडियो हमने आपको बताया था कि डायफ्रैक्शन इज द फिनोमेना ऑफ द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द एजेस ऑफ एन ऑब्स्टिकल। किसी ऑब्स्टिकल के किनारों के गिर्द लाइट के मुड़ जाने के अमल को डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है। और एट द एंड आपको ये बात हम बताई गई थी कि द फिनोमेना ऑफ डायफ्रैक्शन इज प्रोमिनेंट क्लियर when the obstacle is very narrow and can be compared to the wavelength of light. Or since we discuss about the visible light has a wavelength 4 into 10 की power minus 7 meters to 7 to 10 की power minus 7 meters. It means that the size of the obstacle should be in order of the wavelength of light, that is close to the wavelength of light 10 की power minus 7 or 10 की power minus 6 meter. Now, diffraction grating is the instrument which provides such size of obstacle. जो ऑब्स्टिकल हमने कहा बताया आपको कि ऑब्स्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के करीब करीब होना चाहिए। तो दिस डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अ डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट डिवाइस कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास प्लेट over which thousands of fine equidistant closely spaced parallel lines are being ruled. लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, ग्लास की प्लेट होती है जिस पर हम क्या करते हैं, फाइन डायमंड पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करते हैं, लाइंस मार्क करते हैं। सेवरल थाउजेंड लाइंस होती हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पेस। दीज लाइंस प्रोवाइड्स द ऑब्स्टिकल. These lines acts as an obstacle, and the distance between the lines behaves as a slit. The distance between the lines is very narrow and can be compared to the wavelength of light. ये सामने आपको स्क्रीन पे पिक्चर नजर आ रही है, काफी हमने इसको बड़ी करके साइज काफी हमने इसको बड़ा करके दिखा दिया है। इस तरीके से आपके पास डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग होती है। जो ब्लैक से आपको लाइन नजर आ रही है और दरमियान में व्हाइट स्पेस है, दिस व्हाइट स्पेस बिहेव्स एज अ स्लिट। ये व्हाइट स्पेस आपका स्लिट के तौर पे बिहेव करता है, जिसमें से लाइट हमारी पास करती है, जिसमें से लाइट हमारी गुजरती है। ये आपको काफी बड़ा करके दिखाया है। इनफैक्ट ये बहुत ही नैरो होता है, बहुत ही बारीक होता है। प्रिंसिपल देख ले। Its works on the principle, it its working principle is based on the phenomena of diffraction. The space between the lines acts as a slit, जैसे कि बताया पहले आपको। तो लाइंस होती हैं जो स्पेस के दरमियान में वो अमल करता है एज अ स्लिट, एंड लाइंस जो हमने लाइन रूल की हैं बिहेव्स एज ऑब्स्टिकल। ये बतौर ऑब्स्टिकल हमारे पास अमल करता है। These slits diffract the light waves, thereby producing a large number of beams which interfere in such a way to produce spectra. जब लाइट डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से पास करती है तो एक लाइट नहीं होती, बहुत लाइट होती है, हजारों की तादाद में लाइनें होती है। तो जब लाइट पास करेगी तो एक ही लाइट हजारों की तादाद में क्या होगी, स्प्लिट हो जाएगी। बेंट होने के बाद ये तमाम लाइटें एक दूसरे के साथ मीट करती हैं, मिलती हैं, तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है और एक स्पेक्ट्रम हमारे पास पैदा होता है। नाउ वी कम टू द ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या होता है, ये डिवाइस का एक कांस्टेंट होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। जो लाइंस हमने बनाई हैं, जो लाइंस हमारे पास है और जो स्लिट है, इन लाइन और स्लिट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसका नाम होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स लाइंस ऑफ अ ग्रेटिंग is called grating element.
एक लाइन ले लेंगे, एक स्लिट ले लेंगे, जो इसके बीच का हमारे पास डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है क्या मेरे बेटा? अगर आप यहाँ गौर से देखो मेरे बेटा, थोड़ी सी डायग्राम में समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपके पास एक हिस्सा आपके पास क्या है मेरे बेटा? ये लाइन है, ये हिस्सा आपके पास लाइन है। एक मिनट रुकिए जरा सा। एक आपके पास क्या बना है मेरे बेटा? लाइन बनी है। ये आपके पास लाइन है, देखो बेटा गौर से, ये लाइन है और ये दरमियान में हमारे पास क्या है? स्लिट है। जो लाइन की विड्थ होती है और जो स्लिट की विड्थ होती है, इन दोनों के डिफरेंस के सम को, इसको कहा जाता है क्या? इसका नाम होता है ग्रेटिंग एलिमेंट। डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट, ये देखो बेटा, ये आपकी लाइन है और दूसरा आपके पास कौन है मेरे बेटा? ये स्लिट है। इनके दरमियान का जो फासला है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव स्लिट्स लाइंस ऑफ ग्रेटिंग इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। दूसरे अल्फाज में ये भी कह सकते हो द सम ऑफ द विड्थ ऑफ द लाइन एंड द विड्थ ऑफ द स्लिट इज कॉल्ड ग्रेटिंग एलिमेंट। जो विड्थ, लाइन की विड्थ है और जो ग्रेटिंग की विड्थ है, सुनो जरा गौर से, आगे आगे लिखा हुआ है। Okay then. If A is the separation between the slits and B is the width of the slit, if A is the separation between the slits, यानी कि लाइन की विड्थ है, A अगर हमारे पास लाइन की विड्थ है, B हमारे पास क्या है? स्लिट की विड्थ है, तो ग्रेटिंग एलिमेंट D बराबर होता है A प्लस बी के। ग्रेटिंग एलिमेंट D इज इक्वल टू A प्लस बी, और इसको फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला होता है क्या? लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग इन मीटर। लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग इन मीटर, ग्रेटिंग की लेंथ निकाली जाती है जो मीटर में होती है। ग्रेटिंग की लेंथ निकाली जाती है जो मीटर में होती है, और उस पर कितनी लाइनें रूल की गई हैं, कितनी लाइनें बनाई गई हैं, ये लाइनें हम की तादाद लिखते हैं। L upon n होता है। स्मॉल l रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द ग्रेटिंग विच शुड बी टेकन इन मीटर एंड n इज द नंबर ऑफ लाइंस। ये फार्मूला है, याद होना चाहिए। ठीक है जी, ग्रेटिंग एलिमेंट कहते हैं। और कैसे हम ग्रेटिंग एलिमेंट मालूम कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग का, ये आपको नेक्स्ट फेज में, नेक्स्ट वीडियो में आपको नजर आ जाता है। एक दो एग्जाम्पल आपके सामने कर दी है, तवज्जो देख के जरा गौर से ध्यान से देख लीजिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं बेटा कि आ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंटेन्स 2000 लाइंस पर सेंटीमीटर, कैलकुलेट ग्रेटिंग एलिमेंट। एक डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग है, उस डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में हमारे पास क्या है मेरे बेटा? कितनी लाइंस है? 2000 लाइंस है। कितनी हिस्से में मौजूद है? और ये लाइंस हमारे पास मेरे बेटा पर सेंटीमीटर है। ग्रेटिंग एलिमेंट क्या कहे बेटा? ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट हमने मालूम करना है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर ऑफ लाइंस को एन कहते हैं। डेटा वेटा नहीं बनाया है, डायरेक्ट शॉर्टकट में कर दिया है, कॉन्सेप्ट आपको होना चाहिए। ये बेसिकली आगे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, न्यूमेरिकल्स के दरमियान में ये इस्तेमाल होंगे। थोड़ा सा आपको इसका आइडिया, कॉन्सेप्ट आपको इसका होना चाहिए। नंबर ऑफ लाइंस को कैपिटल एन कहते हैं। ये मेरे बेटा 2000 है, ये हमारे पास 2000 है, और जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग है 1 सेंटीमीटर है। इस सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मेरे बेटा? इस सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। और कैसे कन्वर्ट करोगे मेरे बेटा? इसको हम सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं, 0.01 आ जाएगा आंसर। डी का फार्मूला L अपॉन N होता है। 0.01 को डिवाइड कर देंगे 2000 से, द आंसर विल बी 5 इंटू 10 की पावर -6। द आंसर इज 5 इंटू 10 की पावर -6 मीटर है। ये ग्रेटिंग एलिमेंट है। ठीक है मेरे बेटा, और आप गौर से देख लो तो ये जो लाइट की वेवलेंथ होती है 10 की पावर -7 मीटर, उसके करीब करीब है। जैसे कि बताया था आपको कि डायफ्रेक्शन के फिनोमेना को समझने के लिए करीब करीब हमारे पास वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि यकीनन यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल 2 में हमें गिवन है डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग कंटेन्स 500 लाइंस पर मिलीमीटर। कितनी लाइन है मेरे बेटा? 500 लाइंस है, पर मिलीमीटर है। कैलकुलेट द ग्रेटिंग एलिमेंट। नंबर ऑफ लाइंस n 500 है, और जो लेंथ ऑफ ग्रेटिंग हमारे पास है 1 मिलीमीटर है। इस दफा मिलीमीटर में, जब मिलीमीटर को मीटर में करना होता है तो क्या करते हो मेरे बेटा? मिलीमीटर को मीटर में करना हो तो इसको 1000 से डिवाइड किया जाता है। किससे करते हैं बेटा? तो 0.001 मीटर हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। डी बराबर होता है L अपॉन N के।
कितना होता है मेरे बेटा, एल अपॉन एन के बराबर हमारे पास जी होता है 0.001 को 500 से डिवाइड करेंगे 2 × 10⁻⁶ मीटर आ जाएगा। अमूमी तौर पे ग्रेटिंग एलिमेंट की वैल्यू 10⁻⁶ मीटर के ऑर्डर में ही होती है। ये बेसिकली आप बता दिया है, समझा दिया आपको, एमसीक्यूज के अंदर ही पूछ सकते हैं आप सवाल। ये इस तरह दे दें, एमसीक्यूज के अंदर 4 ऑप्शन दे देंगे, ये आपको रफ में सॉल्व करके बताना पड़ेगा। एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखिएगा। और आगे जो हम न्यूमेरिकल फर्दर सॉल्व करेंगे तो वी विल सी दैट दिस रिलेशन बी यूज्ड विद इन द न्यूमेरिकल के दरमियान ही ये आपके पास जब इस्तेमाल हो जाएगा। ओके जनाब, थैंक यू। ठीक है, सही है। आगे जनाब देखते हैं, और नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मॉडल पेपर है उसमें भी सवाल हमारा आया हुआ है, और ये लॉन्ग के हवाले से इंपॉर्टेंट सवाल है। वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। क्या है मेरे बेटा? वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से लाइट की वेवलेंथ किस तरीके से मालूम की जा सकती है? हाउ कैन वी डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय यूजिंग डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग? कंसीडर करते हैं टू पैरेलल रेज R1 एंड R2। दो रेज है लाइट की R1 R2, बहुत सारी रेज होती है फॉलिंग ऑन अ ग्रेटिंग, बहुत सारी रेज टकराती हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज मेड टू फॉल ऑन ग्रेटिंग। क्या करते हैं बेटा, पैरेलल लाइट बीम ऑफ लाइट को ग्रेटिंग पर डाला जाता है और वो लाइट डायफ्रैक्ट होगी। हम दो रे उसमें से लेते हैं, सामने जरा डायग्राम देखिएगा। ये हमारे पास एक डायफ्रैक्टन ग्रेटिंग है, जो ब्लैक से आपको नजर आ रहा है मेरे बेटा, ये क्या है शाबाश, ये लाइंस है जो ब्लैक से लकी नजर आ रही है, ये लाइंस है। इसके बीच में जो स्पेस हमारे पास है, ये स्पेस क्या है हमारे पास, स्पेस हमारे पास स्लिट है, और इसके फासले को सम को हम क्या कहते हैं, डी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डी मेरे बेटा जो कहा जाता है। पैर सामने हमारे पास स्क्रीन है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर डाली जाती है, क्या करते हैं मेरे बेटा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट को जब डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पर डाला जाता है, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग पे हमारे पास टकरा रही है। देखो लाइट आई सीधी, मगर जब डायफ्रैक्शन के नतीजे में क्या होता है, देखो सीधी लाइट आएगी, और जब डायफ्रैक्शन होगी तो ये लाइट सीधी नहीं रहती, लाइट बेंट हो जाती है। क्योंकि ये प्लेन वेव फ्रंट से आ रही है तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये बेंट हो गई है, कॉन्वेक्स लेंस के जरिए हम क्या करते हैं, उसको एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस की मदद से पैरेलल बीम ऑफ लाइट को एक नुक्ते पर कन्वर्ट किया जा सकता है। यहाँ समझाने के लिए आपको मैंने 4 लाइनें दिखाई हैं, मगर इनफैक्ट जब डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के अंदर 4000 लाइनें होंगी तो इनफैक्ट ये लाइनें भी 4000 ही होंगी। तो बहुत सारी लाइट एक ही पॉइंट के ऊपर मीट करेगी। जब ये पॉइंट बी पर या पॉइंट पी पर जब बेटा मीट करेगी तो इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। कौन सा फिनोमेना होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। जब इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है तो आप जानते हैं कि ब्राइटनेस या डार्कनेस हमें जो नजर आती है। इससे पहले हमने जो इंटरफेरेंस पढ़ी है, उस इंटरफेरेंस के अंदर दो ही वेव मीट कर रही होती है। यहाँ पर आपके पास दो से ज्यादा वेव होती हैं। जब ज्यादा वेव होती हैं तो लाइट की इंटेंसिटी यानी लाइट की ब्राइटनेस जो होती है वो ज्यादा हो जाती है। कंसीडर टू पैरेलल बीम, दो ले रहे हैं, एक का नाम R1 कह देते हैं, एक को R2 कह देते हैं। ऊपर वाले को देख लो बेटा, अगर हम गौर से तवज्जो देकर देखो बेटा, एक को हम क्या कहते हैं, इसको R1 कह देते हैं, एक को R1 कह देते हैं, दूसरे को क्या कहते हैं बेटा, हम R2 कह देते हैं। एक को R1 कह देते हैं, एक को हम R2 कह देते हैं। दो बीम ऑफ लाइट हमने ली है, सबकी बात नहीं की है, सिर्फ दो बीम की हमने बात की है। अब यहां से हम क्या देखते हैं, आफ्टर पासिंग थ्रू स्लिट्स दे आर डायफ्रैक्टेड। डायफ्रैक्टेड का मतलब है बेंड हो जाएंगी, दे आर डायफ्रैक्टेड। और जब डायफ्रैक्ट होती एंड आर, डायफ्रैक्ट के मतलब बेंड हो जाएंगी, एंड आर ब्रॉट टू फोकस ऑन अ स्क्रीन एट पॉइंट बी बाय यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। पैरेलल बीम ऑफ लाइट को हम कॉन्वेक्स लेंस के जरिए कन्वर्ट कर सकते हैं पॉइंट बी पर या पॉइंट पी पर। किताब में नोट पे पी लिखा हुआ हो, पी लिखा हो, बी लिखा हो, उसको हम कन्वर्ट करा देते हैं, एक नुक्ते पर ये मीट करती है। जब मीट करेंगी मेरे बेटा तो यहाँ पर इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। क्या होगा, इंटरफेरेंस का फिनोमेना होगा। और अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो ब्राइटनेस नजर आएगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमें डार्कनेस नजर आएगी। अगर हम रे वन और रे टू को देखें तो मैं अंदाजा होता है कि दोनों रे ने डिस्टेंस ज्यादा कवर, दोनों ने डिस्टेंस बराबर कवर नहीं किया। आप ये बात जानते हो कि इंटरफेरेंस का सारा दारोमदार पाथ डिफरेंस पर होता है। और पाथ डिफरेंस क्या होता है, द डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय टू वेव बिफोर दे इंटरफेयर ईच अदर। इंटरफेयर करने से पहले जो दो वेव जितना डिस्टेंस कवर करती हैं, इसके डिफरेंस को कहा जाता है पाथ डिफरेंस, इसको कहते हैं। अगर मैं परपेंडिकुलर गिरा दे मेरे बेटा पी क्यू, कहां से,
R1 पर। ये परपेंडिकुलर आपको गिराया है, अगर आप तवज्जो से गौर से देख लो मेरे बेटा। मैं एक दफ़ा फिर आपको लाइन बना के दिखा देता हूँ, ज़रा आपको और वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाएगा। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये बेटा मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, रेड कलर से है, नज़र आपको आ रहा होगा, ये मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर के मतलब है कि यहाँ पर एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। और जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा बेटा, तो इसका फायदा हमारे पास क्या होगा? इसका फायदा ये होगा कि ये फर्क हमारे पास आ जाएगा कि पहली रे ने दूसरे के मुकाबले में कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया, फर्क कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर किया है, जो इनफैक्ट यहाँ पर आर क्यू के बराबर है। एंड दिस इज द पाथ डिफरेंस। दिस इज द पाथ डिफरेंस। जो डिफरेंस होता है डिस्टेंस का, उसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है। तो जैसे देखिएगा, रे वन कवर्स अ डिस्टेंस आर क्यू मोर देन रे टू। जो रे वन है वो रे टू के मुकाबले में डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। कितना डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है? आर क्यू डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रही है। ठीक है। नाउ कंसीडर राइट एंगल ट्राइंगल आर पी क्यू। एक ट्राइंगल बना हुआ है आर पी क्यू। ये ट्राइंगल हमारा बना हुआ है, ट्राइंगल हमारे पास आर पी क्यू हमारे पास ट्राइंगल है। अगर आप देखो तवज्जो देके, तो हम इसको अलग से भी बना के दिखा देते हैं। ट्राइंगल अगर हम बना दें, अगर आप तवज्जो से देख लो, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इसी को मैं अलग से यहाँ बनाने की कोशिश करता हूँ। एक बेटा आपके पास ये कौन है? पी क्यू है। यहाँ से मैंने एक और लाइन ड्रॉ की, ये आपके पास क्या है मेरे बेटा? पी से क्यू का फासला है। और मैंने एक और लाइन ड्रॉ कर दी है जो परपेंडिकुलर है। इसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर अलहदा से बनाने की कोशिश की है। पॉइंट के अगर नाम देख लो मेरे बच्चा, तो ये वाला स्मॉल पी है, ये वाला पॉइंट आपका कौन है? आर आर है। और ये वाला जो पॉइंट आपके पास है, ये पॉइंट कौन सा है बेटा आपके पास? ये पॉइंट आपके पास जो वो क्यू है। और जो आर क्यू है बेसिकली वो कौन है आपका? पाथ डिफरेंस है। जो आर क्यू है वो कौन है आपका? जो आर क्यू हमारे पास है वो पाथ डिफरेंस हमारा जो है वो आर क्यू इज द पाथ डिफरेंस। आर क्यू हमारा पाथ डिफरेंस है। यहाँ पर एक एंगल बनता है जिसको एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कहते हैं। यहाँ पर जो एंगल बनता है, तवज्जो देखिए, आप देख ले मेरे बेटा, कि यहाँ पर हमारे पास एक अदद एंगल बनता है। इस एंगल को थीटा कहा जाता है। ये जो एंगल होता है, ये एंगल 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा बराबर होता है किसके? परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। किसके? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। यहां से मेरे बेटा अगर आप देखोगे, समझोगे, तो समझ लो कि जो एंगल के सामने वाला होता है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो 90 के सामने वाला होता है, इस 90 के सामने वाले का नाम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज होता है। पता है ना भाई? 90 के सामने वाले को हाइपोटेन्यूज कहा जाता है। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। परपेंडिकुलर आर क्यू है, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। जो हाइपोटेन्यूज है किसके बराबर है मेरे बेटा? जो हाइपोटेन्यूज है वो आपका आर पी के बराबर है। किसके बराबर है? आर पी के बराबर है। आर पी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाएगा तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई के ऊपर चला जाएगा। आर क्यू बराबर हो गया आर पी साइन थीटा के। मगर जो आरपी है, जहाँ डायग्राम में देखना बेटा, जो आरपी है ये तो ग्रेटिंग एलिमेंट है। हियर आरपी इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। आरपी हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट है, और ग्रेटिंग एलिमेंट ए प्लस बी के बराबर होता है, डी के बराबर होता है। लिहाजा आर क्यू इज इक्वल टू डी साइन थीटा। आर क्यू क्या है? डी साइन थीटा है। और यहाँ पर ये बात वाजे रहेगी, जो पाथ डिफरेंस है वो आर क्यू है। जबकि यहाँ आर क्यू से मुराद क्या है? जो पीछे में डायग्राम बताई आपको समझाई, यहाँ आर क्यू से मुराद हमारे पास क्या है? यहाँ आर क्यू से मुराद हमारे पास है पाथ डिफरेंस। क्या है मेरे बेटा? जो आर क्यू हमारे पास है वो पाथ डिफरेंस है। और जो इंटरफेरेंस होती है वो डिपेंड करती है पाथ डिफरेंस पर। द नेचर ऑफ इंटरफेरेंस, वेदर इट इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, विल डिपेंड अपॉन द पाथ डिफरेंस। एंड वी नो दैट द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस व्हेन पाथ डिफरेंस इज इन ऑर्डर ऑफ लैम्डा। 0 हो, लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो। We know that the constructive interference at point B, path difference R1 and R2 will be 0, lambda, 2 lambda, 3 lambda या n lambda। जनरली क्या लिखेंगे मेरे बेटा? n lambda लिखा जाएगा। Therefore कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, ब्राइटनेस देखने के लिए, आर क्यू कितना होना चाहिए? n lambda होना चाहिए। आर क्यू क्या होना चाहिए मेरे बेटा?
आर क्यू हमारे पास एन लैम्डा के बराबर होना चाहिए। इस वैल्यूज को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 में, डायग्राम जरा नोट डाउन कर लीजिएगा, मिटा देते हैं डायग्राम को वीडियो पॉज करके कॉपी भी कोशिश ही किया करो मेरे बेटा कि जो भी क्लास आपकी होती है, जो वीडियो आप देख रहे हो, तो रजिस्टर पेन लेके बैठा करें और अपने हाथ से लिखे। देखो पिक्चर मोबाइल में सेव कर लोगे कोई फायदा नहीं है, जब तक हाथ से लिखोगे तो आपको प्रॉपर याद होगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इसको लाजमी तौर पे हाथ से जनाब जो है उसको लिखें। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। फॉर पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन के अंदर वैल्यू पुट कर दे तो आर क्यू की जगह पर क्या आएगा, आर क्यू पार्ट डिफरेंस है, पार्ट डिफरेंस एन लेमडा के बराबर है, तो एन लेमडा इज इक्वल टू क्या हो गया, डी साइन थीटा हो गया। एन लेमडा इज इक्विवेलेंट टू डी साइन थीटा। हियर एन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा। एन हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हमारे पास एन होता है। इस इक्वेशन में अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा पता हो और उसके बाद हमारे पास क्या पता हो मेरे बेटा, अगर हमें लैम डी पता हो तो हर डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग फिक्स होता है। और अगर हमें एंगल पता हो, जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसमें हमें एंगल पता होता है, तो हम लाइट की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड एन इज कॉल्ड एंड थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। एन नहीं है, थीटा है। थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। जरा चेक कर लीजिएगा इसको, यहाँ पर एन नहीं है, यहाँ बेसिकली हमारे पास जो ये थीटा है, कुछ चेंज कर लेना। थीटा हमारे पास जो है एंगल ऑफ डेविएशन है। थीटा हमारे पास क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन है। लिख लीजिएगा, थीटा लिखना जरा मुमकिन नहीं है यहाँ पर। थीटा इज द एंगल ऑफ डेविएशन, थीटा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ग्रेटिंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम होता है ग्रेटिंग इक्वेशन कहते हैं। एंड यूज टू डिटरमाइन, यहाँ पर समझ लो, मैं चलो एरो बना देते हैं आपको। यहाँ जो थीटा हमारे पास है, ये लाइन हमने यहाँ छोड़ा है, here theta is called grating element। जो थीटा हमारे पास वो ग्रेटिंग एलिमेंट कहलाएगा। इस इक्वेशन को कहा जाता है ग्रेटिंग इक्वेशन एंड यूज टू डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। दो चार बातें और जरा सुनने की इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से ध्यान से सुनना। लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया मैक्सिमा। आप बोलोगे मैक्सिमा क्या है, जैसा कि आपको बताया शुरू में भी, फिर दोबारा सुन ले तवज्जो से, कि जब डायफ्रेक्शन का फिनोमेना होता है और जब कॉन्वेक्स लेंस से हम लाइट को एक पॉइंट पर कन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली ये एक लाइट नहीं होती, ये तो हजारों की तादाद में लाइट होती हैं। अगर तमाम की तमाम लाइट जितनी भी है, अगर तमाम की तमाम लाइट एक ही पॉइंट पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होगी। अगर फर्ज करोगे 4000 लाइनें हैं, 4000 में से 3000 कंस्ट्रक्टिव कर रही हैं, 1000 डिस्ट्रक्टिव कर रही है, तो जो पॉइंट है वो इतना ब्राइट नहीं होगा। अगर 4000 के 4000 लाइनें एक ही पॉइंट पर इंटरफेयर करें कंस्ट्रक्टिव, तो ऐसी सूरत में लाइट की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है। जो ब्राइट लाइट होगी उसकी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा होती है, शार्प ब्राइटनेस होती है। इसीलिए लफ्ज यूज करते हैं मैक्सिमा। इसीलिए क्या लफ्ज यूज करते हैं बेटा, मैक्सिमा यूज करते हैं। लिख दिया है मैंने यहाँ डायग्राम में, तवज्जो देके सुन लीजिएगा कि मैक्सिमा क्या है मेरे बेटा। मैक्सिमा इज द पॉइंट वेयर इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, दैट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। इंटरफेरेंस की मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरफेरेंस हो। दूसरी अहम बात जो समझने की यहाँ पर है वो आप समझिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, कि जब मेरे बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पे रखते हैं, जब यहाँ पर मेरे बेटा हम कॉन्वेक्स लेंस यहाँ पर हम रखते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखिएगा। यहाँ पर मेरे पास फर्ज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस मेरे पास जो रखा हुआ है, ये मेरे पास कॉन्वेक्स लेंस है। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कर सकते हैं, तवज्जो देखिए, गौर से देखना। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, इस कॉन्वेक्स लेंस की पोजीशन को हम तब्दील कर सकते हैं। इसको बेसिकली हम रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं इसको, बेसिकली हम इसको हम रोटेट जनाब कर सकते हैं। थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं। जो कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास होता है, चलो मैं लेंस की बजाय एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं। इस तरीके से मेरे पास फर्स्ट करो ये कॉन्वेक्स लेंस रखा हुआ है। इस कॉन्वेक्स लेंस को हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम कॉन्वेक्स लेंस को इस तरीके से, हम जब पहले वक्त में कॉन्वेक्स लेंस बिल्कुल स्ट्रेट सीधा रखा होता है। कैसा रखा होता है, बिल्कुल सीधा रखा होता है, एंगल जीरो होता है। क्या होता है, एंगल आपके पास जीरो होता है। फिर हम क्या करते हैं मेरे बेटा, तवज्जो देके गौर से देखना, फिर हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस को रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराते हैं तो एंगल बनता है। रोटेट कराते हैं क्या बन रहा है मेरे बेटा, जब रोटेट करा रहे हैं तो रोटेट कराने के नतीजे में एंगल बन रहा है। ये एंगल आपका थीटा होता है। एंगल क्या होता है बेटा, आपका थीटा होता है। और अगर इसको जब पहले फर्स्ट कर डार्कनेस से इसको हमने हल्के 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 घुमाया तो हमें ब्राइटनेस नजर आती है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर।
क्या नाम होता है इसका? इसको फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। अगर लेंस को मजीद मूव किया जाए तो आपके पास जनाब जो ऑर्डर हो, जो ब्राइटनेस होती है वो गायब हो जाती है। ब्राइटनेस क्या होती है? गायब हो जाती है, वैनिश हो जाती है, ब्राइटनेस खत्म हो जाती है। और जब इस लेंस को मजीद घुमाया जाता है, मजीद रोटेट किया जाता है, तो मजीद रोटेट करने पर ब्राइटनेस दोबारा आ जाती है। जब सेकंड टाइम ब्राइटनेस आएगी तो इसको कहते हैं सेकंड ऑर्डर। क्या कहते हैं बेटा इसको? सेकंड ऑर्डर कहा जाता है। फिर लेंस को घुमाते हैं। जब लेंस को फिर घुमाते हैं तो क्या देखते हैं? फिर अंधेरा आ जाता है। फिर अंधेरा आने के मतलब है कि आपके पास ब्राइटनेस खत्म हो गई है। जब मजीद घुमाया इसको जाएगा तो मजीद घुमाए जाने पर दोबारा ब्राइटनेस थर्ड टाइम आएगी, दिस कॉल्ड थर्ड ऑर्डर। और ज्यादा से ज्यादा जो एंगल घुमाया जा सकता है वो 90 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा? ज्यादा से ज्यादा हम 90 डिग्री घुमा सकते हैं। मैक्सिमम ऑर्डर के लिए एंगल 90 डिग्री होता है। जहाँ पर जीरो होगा इधर भी करोगे तो इधर से या तो इधर 90 हो सकता है या आपका इधर 90 हो सकता है। दोनों तरफ, एक तरफ 90 आपके पास होगा, दोनों तरफ ऑब्वियसली 90 नहीं, दोनों 90 से बड़ा एंगल हमारे पास नहीं होगा। तो मैक्सिमम ऑर्डर कब होगा? जब एंगल 90 होगा। लेंस को घुमाते रहेंगे, एंगल चेंज होता रहेगा, ब्राइट लकी लाइंस बार बार मूव करती रहेंगी। फर्स्ट टाइम आएगी तो फर्स्ट ऑर्डर कहलाएगा, दोबारा रिपीट होगी तो सेकंड ऑर्डर, थर्ड टाइम रिपीट होगी तो थर्ड ऑर्डर, एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये आपका डेफिनेशन ग्रेटिंग का फिनोमेना हो गया, ये फार्मूला हो गया है। डी ग्रेटिंग एलिमेंट है, थीटा एंगल ऑफ डेविएशन है, और लैम्डा हमारे पास वेवलेंथ है। अगर हमें सब चीजें पता हो तो हम लाइट की वेवलेंथ को फाइंड आउट कर सकते हैं, लाइट की वेवलेंथ को मालूम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से इसको समझ लीजिएगा। जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी इसमें हम डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के हवाले से न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो मेरे बेटा तो वीडियो को रिवाइंड करके आगे पीछे करके दोबारा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। फर्दर कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे मुझे सवाल लेके भेज सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी इंशाल्लाह दे देंगे। तो इसको ज़रा तवज्जो से, गौर से, ध्यान से, बड़ा लाजमी 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 इसको कर लीजिएगा। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारा जो है वो टॉपिक है। तो ये आपके डायफ्रेक्शन के सिलसिले की तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो, दूसरी वीडियो बाद में होगी। पहली हमने पढ़ा था कि डायफ्रेक्शन क्या होती है, डायफ्रेक्शन की टाइप्स क्या होती है। दूसरी वीडियो के अंदर हमने जनाब अली ये पढ़ा है। और जिस हिस्से की तीसरी वीडियो होगी उसमें हम डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, पक्का देख लीजिएगा और लाजमी लाजमी कॉपी के ऊपर इसको लिख लीजिएगा। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह वी होप कि फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो उसको फर्दर आगे से नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो उसके न्यूमेरिकल को डिस्कस हम करेंगे। ओके जी। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा, एहतियात कीजिएगा। ठीक है, लॉकडाउन की वजह से हमारी क्लासेज जो है वो ऑफलाइन हो रही है। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।